नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। उत्तराखंड के राजनीतिक कौथिग से फंचा भर के छुई बात बटोरे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड की आधी राजधानी देहरादून की स्थिति इन दिनों लेफ्ट राइट ढिबरी टाइट वाली बनी हुई है। चौतरफा हुआ हुआ करती गाड़ियां मंडरा रही हैं और एक एक ईंट पत्थर उल्टा पलटा किया जा रहा है। आखिर देश के प्रधान सर्वेंट का जलसा होना है, इसलिए उनके मालिकों यानी आम जनता को जगह जगह गुठियार पेट कुचया दिया गया है या आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सर्वेंट साहब भ्रमण करेंगे, इसलिए मालिक लोग अपना अपना देख लें। मोदी जी का ग्रैंड रोड शो होना है, जिसके स्वाभाविक ही राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। उत्तराखंड में साल भर के अंदर चुनाव हैं और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी साधना है, इसलिए मोदी रूपी तुरुप का इक्का जितना हो सके उन्हें इस्तेमाल करना भाजपा के लिए मजबूरी भी है। लेकिन मोदी जी की इस देहरादून यात्रा के राजनीतिक निहितार्थ उत्तराखंड से आगे के भी हैं। अभी जिन राज्यों में इसी महीने चुनाव होने जा रहे हैं, वहां तक भी इस यात्रा का संदेश मजबूती से पहुंचाया जाना है और इसके लिए प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर यात्रा से पहले ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के वीडियो साझा किए जाने शुरू हो चुके हैं। 12,000 करोड़ का मुजस्समा बनकर तैयार हुआ है, तो फ्लॉन्ट करना तो बनता भी है। हालांकि ऐसे फ्लॉन्ट करने के फेर में करीब 60-70 करोड़ रुपए और घाम लगा दिए जाएंगे, लेकिन हुए तब। वैसे जो भी हो, देहरादून इन दिनों कई मायनों में वैसा दिखने तो लगा है जैसा इसे आम दिनों में भी दिखना ही चाहिए। नालियाँ साफ हैं या ढकी हुई हैं, सड़कें चमचमा रही हैं, गड्ढे गायब हैं, डिवाइडर से लेकर खंबे तक पॉलिश और पेंट से चमक रहे हैं, नए नए गमले और हरे भरे डिवाइडर दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की तैनाती उस पूरे मार्ग को चकाचौंध कर रही है जहाँ जहाँ से देश के सर्वेंट साहब को गुजरना है। देश के मालिक यानी आम नागरिक रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आज देश के सर्वेंट गुजरेंगे, इसलिए सब चकाचक होना ज़रूरी भी है। देहरादून 1-2 दिनों के लिए सजा सवरा सा लगने लगा है, लेकिन भारतीय नेताओं को जाने क्यों खुद से उतना ही प्रेम है जितना मिस्टर इंडिया वाले मोगैम्बो को खुद से था। इसलिए पहले से पोस्टरों से पुते रहने वाले भारतीय शहरों में किसी बड़े नेता के आने पर तो पोस्टरों बैनरों की सुनामी सी आ जाती है। ये सुनामी न होती तो देहरादून इन दिनों शायद कुछ और बेहतर लगता और कुछ और सभ्य लगता। लेकिन अब हर खंबे पर मोदी जी के इतने आदमकद पोस्टर चिपका दिए गए हैं कि बड़े से बड़ा नार्सिसिस्ट भी शर्मा जाए। मोदी जी के पोस्टरों के बीच हमारे मुस्कुराते मुख्य सेवक के पोस्टरों की भी कमी नहीं है। इस मामले में हमारा सूचना विभाग दिल खोल कर काम करता है। इन दिनों मजाल है कि शहर में कोई एक ऐसा खंबा खोजा जा सके जिस पर धामी जी या मोदी जी न बैठे मिलें। हर साख पे नेता बैठे हैं। और तो छोड़िए, हमारे जुगाड़ू सिस्टम में इतना कमाल का काम होता है कि इन दिनों हर ट्रांसफार्मर को और बिजली के खुले हुए उपकरणों तक को मोदी जी के हंसते हुए पोस्टरों से छिपा दिया गया है। अब ऐसे खुले हुए ट्रांसफार्मर प्रधान सर्वेंट देखेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मालिक लोग भले ही रोज़ इन्हें देखें या कभी कभी इनमें बिजली का झटका भी खा जाएं, लेकिन सर्वेंट्स का इतना सम्मान तो मालिकों को करना ही चाहिए। जैसे गड्ढे भरे सड़कों से रोज़ गुजरना हो, खुली हुई नालियों की गंध सूंघना हो, कूड़े के अंबार के बगल से मुंह ढककर निकलना हो, घंटों घंटों जाम में फंसे रहना हो, ये सब मालिकों को ही शोभा देता है, सर्वेंट्स को नहीं। बहरहाल, मोदी जी के देहरादून दौरे के चलते इस बार शहर में ऐसी ऐसी कमाल चीज़ें हो रही हैं जो न भूतो न भविष्यति हैं। वैसे तो ये अम्बेडकर जयंती का मौका है, इसलिए सरकारी छुट्टी है, लेकिन ये पहला मौका है जब इंसानों को ही नहीं भगवान को भी छुट्टी मिल चुकी है। डाट काली मंदिर इस मौके पर 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। मोदी जी को भी वहां जाना है, इसलिए सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा किया गया है। बाकी इसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ बल्लूपुर वाले फ्लाईओवर पर दिखती है, जिसके एक छोर को मानो द्रौपदी की साड़ी से भी लंबी साड़ी नुमा चीज़ से ढक दिया गया है। मोदी जी जहाँ जहाँ से होकर गुजरने वाले हैं, वहाँ के सभी दुकानदारों और शोरूम मालिकों को सबसे मज़ेदार निर्देश मिले हैं। इन लोगों के यहाँ पिछले कुछ दिनों से स्थानीय पुलिस वाले बार बार आकर जानकारी जुटा रहे हैं कि किसके यहाँ कितने लोग काम करते हैं। उनका ब्यौरा तैयार करने के साथ ही पुलिस ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि मोदी जी के आने के समय दुकान और शोरूम बंद रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों की छुट्टी नहीं रहेगी, बल्कि उनकी विशेष ड्यूटी लगेगी। उन्हें अपने परिवार वालों को भी साथ लेकर आने को कहा गया है और उन्हें बाकायदा झंडे दिए जाएंगे जिसकी व्यवस्था संभवतः पुलिस या प्रशासन करेगा और इन झंडों को मोदी जी के आने पर ये लोग हिलाते मिलेंगे। अब भीड़ जुटाना कोई आसान काम भी नहीं है। बेचारे पार्षद और नेता
मिलकर कितनी भीड़ जुटा पाएंगे। इसलिए बाकायदा पुलिस भी भीड़ जुटाने के काम में इन दिनों मेहनत कर रही है। प्रधान सर्वेंट के लिए मालिकों को इतना तो करना भी चाहिए कि उनके स्वागत में स्वेच्छा से नहीं तो पुलिस के निर्देश पर ही सही, लेकिन हाजिरी बजाने और डंडे हिलाने को, झंडे हिलाने को तैनात रहना चाहिए। बाकी शहर की एक बड़ी आबादी को प्रधान सर्वेंट के इस दौरे के चलते कई तरह की समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन मालिक होने के नाते इतना तो बनता है। आखिर सर्वेंट भी तो पिछले 12 साल से बिना एक दिन भी छुट्टी लिए उनके लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मोदी जी के आने से एक दिन पहले ही पूरी तरह बंद कर दिया गया है, तो देहरादून से बिहारीगढ़ या इसके आसपास जाने वाले लोगों को इस दौरान करीब 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। स्टेट बॉर्डर पर इन दिनों दोनों राज्यों की पुलिस मुस्तैदी से तैनात है और सुनिश्चित कर रही है कि मोदी जी का दौरा पूरा होने तक इस रास्ते का उपयोग कोई और नहीं करेगा। वैसे इस दौरे और एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले ही इस पर एक भीषण हादसा हो चुका है, जिसमें 7 गाड़ियां और एक गैस से भरा हुआ ट्रक आपस में टकरा चुके हैं। ऐसे में पुलिस की मजबूरी भी समझ आती ही है कि उन्हें कैसे फिंगर्स क्रॉस वाली अवस्था में रहना पड़ रहा है। पूरे राज्य का महकमा इसी मुहिम में दिन रात एक किए हुए है कि किसी भी तरह मोदी जी का ये दौरा बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन हमें थोड़ा ठहर कर ये सोचने की भी ज़रूरत है कि हम ऐसे वीआईपी कल्चर के इतने मुरीद क्यों हो चुके हैं। नेताओं को तो चलिए ये सूट करता है, उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज इससे बनती है, लेकिन इसके लिए वो सारे संसाधन हमारे इस्तेमाल करते हैं, जो कोरी फिजूल खर्ची है। इस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे को ही देखिए, 12,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। इसके बन जाने से दिल्ली देहरादून के बीच का सफ़र काफ़ी तेज़ी से पूरा भी होने लगा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन इसके उद्घाटन के नाम पर एक दिन में करोड़ों रुपए फूंक देने का क्या औचित्य है। प्रदेश भर में जो पोस्टर बैनर इस मौके के लिए चिपकाए गए हैं वो ही करोड़ों के हैं, और ये सारा पैसा सूचना विभाग का है, यानी आम जनता का पैसा है। जिस दौरान मोदी जी देहरादून की सड़कों पर रोड शो करते हुए खुद पर फूलों की वर्षा करवा रहे हैं, शहर भर को करोड़ों रुपए फूंक कर सिर्फ एक दिन के लिए तैयार किया गया है, ठीक उसी समय उत्तराखंड में आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं धरने पर बैठी हैं कि उनको मिलने वाले मानदेय को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो इतना कम है कि उससे ज़्यादा का तो एक एक पोस्टर ही बना होगा जिस पर मोदी जी छाए हुए हैं। पूरे राज्य में काम करने वाली आंगनवाड़ी की इन महिला कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने से राज्य पर साल भर में जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा, संभवतः उससे ज़्यादा ही पैसा उत्तराखंड सरकार ने मोदी जी के इस एक दिन के दौरे में फूंक दिए होंगे। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके राज्य आगमन पर स्वागत होना भी चाहिए, लेकिन जिस देश में करोड़ों लोग बमुश्किल 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं, वहाँ किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसा रोड शो भोंडापन ही नज़र आता है। भोंडापन इसलिए भी क्योंकि ये मौका ऐसा भी नहीं है कि 10-20 साल में कोई एक आध बार ही आता हो। लगभग हर महीने ही किसी न किसी राज्य में ऐसे जलसे होते हैं जिनमें करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। ये दोष सिर्फ भाजपा सरकार का ही नहीं है, इससे पहले भी सरकार में यही रोग था, और देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार नहीं बल्कि किसी अन्य दल जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी क्षेत्रीय दल की सरकार है, वहां भी ऐसे ही रोग हैं, और इस लिहाज से ये एक राष्ट्रीय रोग है। हम सब जानते हैं कि ये कोरी सरकारी धन की बर्बादी है, लेकिन हम सबको ही बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया वाले मोड में ढाल दिया गया है। स्थिति अब ऐसी हो चली है कि अव्यवस्थाओं ने ही अपनी एक व्यवस्था बना ली है। कौन नहीं जानता है कि देहरादून की सड़कों से लेकर नालियों तक और कूड़े से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी मोदी जी को दिखाने के लिए बनाई जा रही है। गली गली में ठेकेदार तैनात कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ सड़कों को सुधार रहे हैं, कुछ कूड़ा हटा रहे हैं, कुछ पेंट करवा रहे हैं, कुछ पौधों को पानी दिलवा रहे हैं, और सब मिलकर एक खराब होते जा रहे शहर की सूरत पर एक दिन का मेकअप चढ़ा रहे हैं। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि कोई मेहमान कहीं बाहर से आ रहा हो तो घर साफ कर दिया जाए। ये सब उनके आने पर हो रहा है जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है ये सब ठीक करने की। पिछली सरकारों ने जो नहीं किया उसे करने के लिए ही तो देश ने और उत्तराखंड ने भाजपा को चुना था। लेकिन भाजपा भी वही तमाशा कर रही है, बल्कि उसी तमाशे को और भी ग्रैंड बनाकर कर रही है। कायदे से तो मोदी जी को वो व्यवस्था देखनी चाहिए जो देहरादून में हर रोज़ होती है, और जिसमें तब भी कोई बदलाव नहीं आया जब उत्तराखंड की जनता ने उन्हीं के कहने पर यहाँ 1 दशक से डबल इंजन की सरकार बनाई हुई है। बल्कि इस दौरान देहरादून और भी बर्बाद हुआ है। यहाँ अपराध बेतहाशा बढ़ चुके हैं, ट्रैफिक व्यवस्था घाम लगी हुई है, गन कल्चर और वायलेंस
ऐसा हो चुका है कि उसका अब खुलेआम जश्न मनाया जा रहा है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण बीते दिनों डीएवी कॉलेज में देखने को मिला। संभवतः किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि वहाँ के समारोह में पहले तो ऐसे भोंडे गाने गाने वाले गायक को बुलाया जाए और उस पर तुर्रा ये कि वो अपने फूहड़ गानों पर टॉप अप करता हुआ भरे मंच से माँ बहन की गालियाँ देता हुआ लोगों को ललकारने लगे। डीएवी कॉलेज में 6 दिनों का जो छात्र संघ समारोह चल रहा था, उसके आखिरी दिन हरियाणा के मासूम शर्मा पहुंचे थे, जिनकी यूएसपी ही ऐसे गाने गाना है जिनमें हिंसा, जातीय दंभ, गन कल्चर की भर भर के सराहना होती है। धन्य है डीएवी के वो छात्र जिन्होंने अपने यहाँ गायन के लिए ऐसे नायाब हीरे को हरियाणा से खुजा सका। और कमाल देखिए कि अभी कुछ समय पहले जब सीधे मौत नाम के एक ग्रुप का देहरादून में कॉन्सर्ट होना वाला था, तो बजरंग दल समेत यहाँ के कई संगठनों ने उनका ज़बरदस्त विरोध किया, ये कहते हुए कि इनके गानों में गालियाँ होती हैं, और अंततः उस कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया। ये अलग बात है कि इस घटना के कुछ ही दिन बाद भाजपा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से मोदी जी की एक रील सीधे मौत नाम के उसी ग्रुप के गाने पर बनाकर पोस्ट की गई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन वो सीमा यहाँ भी खत्म नहीं होती। इस बार डीएवी कॉलेज में मासूम शर्मा जब मंच से गालियां दे रहे थे, तो हाथ उठाकर उनके समर्थन में झूमने वालों में कई ऐसे संगठनों के वही कार्यकर्ता आगे थे जो भारतीयता और उत्तराखंडी संस्कृति को बचाने के नाम पर जगह जगह प्रदर्शन करते नजर आते हैं। डीएवी के छात्र संघ प्रतिनिधियों से इस प्रकरण पर जब हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए जहां हरियाणा के ही दूसरे कलाकार अजय हुड्डा को करीब 4 लाख का भुगतान हुआ, हिमाचल के कलाकारों को 1.5 से 2 लाख का भुगतान हुआ, वहीं मासूम शर्मा को छात्र संघ ने कोई भुगतान नहीं किया। छात्र संघ अध्यक्ष ऋषभ मल्होत्रा ने बताया कि मासूम शर्मा विधायक उमेश कुमार के कहने या उनके आग्रह पर डीएवी कॉलेज में परफॉर्म करने आए थे। अब ये तो उमेश कुमार ही जानते होंगे कि उन्होंने मासूम शर्मा को फ्री में बुलवाया या उन्हें अपनी जेब से भुगतान किया, लेकिन इतना समझ आता ही है कि उमेश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं और उनके समर्थक जिस टेस्ट वाले हैं, मासूम शर्मा के गाने सबसे फिट उसी पर बैठते हैं। लेकिन इस प्रकरण में कई चीज़ें और भी हैं जिन पर गौर करना चाहिए। एक तो यही कि इसी मंच पर जब मासूम गालियां दे रहे थे, तो संभवतः उससे कुछ ही देर पहले उमेश कुमार ये कह रहे थे कि हम जहां खड़े सरकार से बड़े। फिर मासूम शर्मा ने जो गालियां दी उसका भी एक संदर्भ है। उनका कहना था कि कोई उनका पीछा कर रहा है जो हयात होटल तक में उनके पीछे पीछे आया और संभवतः उन्हें मारना चाहता है, लेकिन ऐसा होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत नहीं की, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं जताया। मुख्यमंत्री धामी का हाथ थामे वो उसी मंच पर खड़े थे, लेकिन उनसे भी उन्होंने कोई औपचारिक शिकायत नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तो मासूम शर्मा अपनी पूरी मासूमियत के साथ गा रहे थे, धामी धाकड़ है, धाकड़ है, धामी धाकड़ है। तो उन्होंने उस धाकड़ मुख्यमंत्री पर इतना विश्वास भी क्यों नहीं जताया कि उन्हें बता दें कि आपके धाकड़ राज में एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मारना चाहता है, उस पर कार्रवाई कीजिए। ऐसा करने की जगह मासूम ने उनके ही प्रदेश में उनकी ही कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए भद्दी गालियां दी और अपने संभावित हत्यारे को ललकार दिया। क्या कमाल तरक्की हुई है डीएवी पीजी कॉलेज की, जिस कॉलेज ने देश को अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े नाम दिए। मॉरिशस और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लोग कभी इस कॉलेज से पढ़े, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से पढ़ चुके हैं, और उत्तराखंड के तो न जाने कितने नेता यहीं की छात्र राजनीति से निकले हैं। देश भर के कई दिग्गज यहाँ के सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होते रहे हैं। आज उन सब की विरासत को मासूम शर्मा ने 4 चांद लगा दिए। हे डीएवी छात्र संघ वालों, इससे अच्छा तो तुम हाय रे मेरा तोता तू गाड़ मार गोता ही पर ही झूम लिए होते। बहरहाल वापस लौटते हैं मोदी जी के उत्तराखंड आगमन पर। अब क्योंकि ये पूरा राज्य इन दिनों मोदी में रहने वाला है, तो इस हफ्ते की खबरों को भी हम सीधे मोदी जी को ही संबोधित करते हैं और उन्हें थोड़ा वो वाला उत्तराखंड भी दिखाते हैं जो हमारी प्रदेश सरकार उन्हें बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती, या अगर गलती से वो देख भी लें तो बॉग मार देना चाहती है। तो मोदी जी, आप देहरादून आए हैं तो ये प्रदेश के मुख्य सेवक से पूछिएगा ज़रूर कि इन दिनों उत्तराखंड का बेरोजगार संघ जिन नियुक्तियों पर सवाल उठा रहा है, क्या उन नियुक्तियों की जाँच हो रही है या आगे होगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने बीते दिनों उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत एक महिला दरोगा पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी हासिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बाकायदा आरटीआई में हासिल किए गए दस्तावेजों के आधार पर ये आरोप लगाए हैं। तो मोदी जी, आप उस उत्तराखंड को भी देखिएगा जो ऐसी नियुक्तियों के सहारे चल रहा है, और उस बारे में अपने दूसरे इंजन से ज़रूर पूछिएगा।
उनसे आप ये भी पूछिएगा कि आपके बड़े बड़े अधिकारियों को ये फर्जी नंबर प्लेट लगाने का शौक आखिर क्यों है और क्यों सचिवालय में सचिव स्तर तक के अधिकारी खुलेआम ऐसे फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुमकिन है कि ऐसी गाड़ियां आपके काफिले में भी शामिल होकर आपको भी बदनामी का भागीदार बना रही होंगी कि देखिए प्रधानमंत्री के काफिले में भी फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं, तो फिर देश में कानून नाम की चिड़िया आखिर कहां फुर हो चुकी है। लेकिन अपने काफिले में अगर आप ऐसी गाड़ियां न देख पाएं तो ये तस्वीरें देख लीजिएगा जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी हैं। इनके नंबर गौर से देखिएगा और फिर धामी जी से पूछिएगा कि कौन कौन अधिकारी हैं जो रोज उसी सचिवालय में फर्जी नंबर प्लेट लेकर घुसते हैं जहां आप खुद भी बैठते हो, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। प्रदेश सरकार से यह भी पूछिएगा मोदी जी कि आखिर अंकिता भंडारी की हत्या होने के पीछे वो कौन वीआईपी था जिसका नाम आज तक सामने नहीं आया है, जबकि उसके चलते आपकी पार्टी की खूब थिचवाणी बन चुकी है और अभी बनना बाकी भी है। ये भी पूछिएगा मोदी जी कि उत्तराखंड सरकार ने जिस यूसीसी को लागू करके देश भर में सुर्खियां पाई, उसकी धरातल पर स्थिति इतनी खराब क्यों है कि उत्तराखंड पुलिस इसके तहत अपराध भी दर्ज नहीं कर पा रही। हरिद्वार की रहने वाली शाहीन का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, उसे मानसिक प्रताड़ना दी और उसके पति ने तो उसे 3 तलाक देते हुए छोड़ भी दिया। और अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को जब शाहीन ने उससे कहा तो उसने शाहीन को हलाला करने को कहा। बीती 4 अप्रैल को ही हरिद्वार पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है, लेकिन इसमें यूसीसी की धारा 30 और 32 शामिल नहीं की गई जो निकाह, हलाला और 3 तलाक को दंडनीय बनाती हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूसीसी के पोस्टर भले ही देश भर में लग गए हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के चलते उत्तराखंड पुलिस इसके तहत मुकदमे दर्ज करने, जांच रिपोर्ट और चार्जशीट अपडेट करने जैसे काम नहीं कर पा रही, इसलिए इसकी धाराएं ही नहीं लगाई जा रही। कानून व्यवस्था से जुड़ा ये सवाल भी प्रदेश सरकार से पूछिएगा मोदी जी कि कुछ साल पहले सीमांत धारचूला में जहां से होकर लोग उसी आदि कैलाश तक पहुंचते हैं जहां आपका बहुत खूबसूरत फोटोशूट हुआ था और जहां की तस्वीरें इन दिनों भी शहर भर में लगी हुई हैं, उसी धारचूला में कुछ साल पहले एक सड़क निर्माण का काम चल रहा था। आरोप है कि निर्माण का ये काम आपकी ही पार्टी के रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई से संबंधित एक कंपनी करवा रही थी। इस निर्माण के दौरान जेसीबी ऑपरेटर ने सड़क का मलबा नीचे लुढ़का दिया, जिसके चलते नीचे धारे पर पानी भर रही एक 6 साल की बच्ची के पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी, जिसमें से भाजपा नेताओं के नाम बाद में गायब कर दिए गए, लेकिन बच्ची की स्थिति लगातार खराब ही होती गई। ये बच्ची आज भी अपनी गरीब मां के साथ अस्पतालों के चक्कर काट रही है और न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। इसकी उम्मीद टूट जाए उससे पहले एक बार इसका हाल जानने की कोशिश करते हुए पोस्टरों के पीछे का उत्तराखंड देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। प्रदेश सरकार से ये भी पूछिएगा मोदी जी कि अभी हाल ही में देहरादून की एक पॉश कॉलोनी में ओएनजीसी से रिटायर हुए एक सीनियर ऑफिसर की पत्नी का बैग दिन दहाड़े छीन लिया गया। इन लोगों ने उसी दिन बसंत विहार थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में पूरे 14 दिन लगाए। पुलिस ने जब इतने दिनों तक कुछ नहीं फरकाया तो इन पीड़ितों ने खुद ही मोबाइल की लाइव लोकेशन भी ट्रेस की और वो भी पुलिस को बताई, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। इस बारे में पूछ लीजिएगा मोदी जी, ताकि आप भी समझ पाएं कि उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकताएं क्या सिर्फ आपके रोड शो को भव्य बनाना ही हैं या बाकी दिनों में कानून व्यवस्था के लिए भी उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। और ये भी पूछिएगा कि उत्तराखंड में आने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं कि उन्हें न तो शिक्षण संस्थानों में माँ बहन की गालियाँ देते हुए डर लगता है, न खुलेआम किसी मॉल की सीढ़ियों पर किसी को गोली मार देते हुए, न मच्छी बाजार में किसी लड़की का गला काटते हुए, न शराब के नशे में किसी को गाड़ी से कुचल देने पर और न पुलिस टीम पर ही हमला कर देने में ये लोग पीछे रहते हैं। इस वाले उत्तराखंड को ज़रूर देखिएगा मोदी जी, जहाँ सारे अपराध करने वालों को हिम्मत और बढ़ावा मिल रहा है, और फिर देश को बताइएगा कि जब दोनों तीनों इंजन आपके ही लगे हुए हैं तो उत्तराखंड की ये गाड़ी इतने थचके आखिर क्यों खा रही है। पूछना चाहें तो धामी जी से ये भी पूछिएगा कि आपके विवेकाधीन कोष की बंदरबांट के आरोप इन दिनों खूब उछल रहे हैं, जहां आरोप हैं कि आपने भाजपा नेताओं में ही सारा विवेक लुटा दिया है। ऐसा क्यों? ये सारे सवाल पूछने की जिज्ञासा रखेंगे तो यकीन मानिए आपको वो उत्तराखंड नजर आएगा जिसे आपके ही पोस्टरों से इन दिनों ढका कर लुकाने की कोशिश की गई है। वैसे ये सब कहने की बात है मोदी जी, बाकी हम भी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो आपके सीधे समर्थन से भले ना हो, लेकिन उसका होना आपके संज्ञान में नहीं है,
ऐसा तो कतई नहीं है। और हमारा आपको संबोधित करते हुए ये सब कहना भी बस कहने की ही बात थी। बाकी हम भी जानते हैं कि एक्स्ट्रा कवर देखने की आपके पास न तो फुर्सत है और न आपकी नितांत आवश्यकता ही। हम भी तफरी लेते हुए आपके संबोधन के बहाने संबोधित प्रदेश की जनता को ही कर रहे थे और बात उन्हीं हुक्मरानों तक पहुंचा रहे थे जहां तक हर हफ्ते पहुंचाते ही हैं। बहरहाल आपके संबोधन को यहीं समाप्त करते हुए अब हम सीधे अपने दर्शकों को संबोधित करते हैं और कुछ दिलचस्प सुनाते हैं। इन दिनों देहरादून में पुस्तक मेला भी आयोजित हुआ तो साहित्य पर थोड़ी बहुत चर्चाएं गर्म भी रही। तो जाते जाते आपको पहाड़ी शब्दों की व्याख्या पर लिखा गया कुछ बेहतरीन साहित्यिक अंश सुनाते हैं। इसे लिखा है आईएएस अधिकारी ललित मोहन रयाल ने, जो इन दिनों नैनीताल जिले के जिलाधिकारी भी हैं। उन्होंने 3 पहाड़ी शब्दों के दर्शन की कमाल तरीके से व्याख्या की है। ये 3 शब्द हैं ढणकुआ, डबख्वा और रिड्वा। रयाल जी ने इन 3 शब्दों की जो व्याख्या की है वो शुद्ध साहित्यिक और दार्शनिक है। इसे समझने के बाद इन शब्दों को हम राजनीतिक संदर्भ में भी इस्तेमाल करें तो प्रदेश की स्थिति की कमाल व्याख्या स्वतः ही बन पड़ती है। बहरहाल पहले जानते हैं ललित मोहन रयाल द्वारा किया गया इन शब्दों का विश्लेषण। वो लिखते हैं, ढणकुआ एक शब्द, एक स्वभाव, एक पूरा जीवन दर्शन। गढ़वाली बोली का सौंदर्य ही कुछ ऐसा है कि एक एक शब्द अपने भीतर पूरा जीवन समेटे बैठा होता है। ढणकुआ भी उन्हीं दुर्लभ शब्दों में से एक है, सुनने में हल्का फुल्का पर अर्थों में गहरा और व्यवहार में अत्यंत जीवंत। ये मात्र संबोधन नहीं, एक मन स्थिति है, एक चाल ढाल है, एक जीवन शैली है। अक्सर गढ़वाली माता पिता अपने किशोर बच्चों को इसी नाम से पुकारते रहे हैं। बच्चा बिना बताए घर से निकल गया, देर गए बिना आहट के लौट रहा है, माँ सतर्क बैठी है, कहीं निपत्य से आवाज़ आएगी, एगे ढणके। और यदि बिना अनुमति कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो तो झिड़की मिलती, चल गए तो ढणकणू। भाषा की ये विशेषता ध्यान खींचती है कि कर्ता, क्रिया और भाव तीनों एक ही धातु से सहज ही प्रस्फुटित हो उठते हैं, मानो शब्द स्वयं उस प्रवृत्ति को पकड़ लेने के लिए व्याकुल हो। ढणकुआ दरअसल निरुद्देश्य विचरण का पर्याय है। वह अवस्था जब मन ऊब जाए, समय बोझिल लगने लगे और आदमी बिना किसी ठोस गंतव्य के बस यूं ही निकल पड़े। किधर जाना है ये निर्णय प्रस्थान के बाद रास्तों की सलाह से होता है। चौराहों पर खड़े होकर दिशाएं तौली जाती हैं। किसी गली में ये सोचकर मुड़ लिया जाता है कि चलो शायद उधर कोई मिल जाए। ये न स्वार्थ के चक्कर में पड़ता है न परमार्थ के। उस पुरानी कहावत का साक्षात रूप है, चलते चले जाना मंजिल पाने से अधिक मोहक होता है। इसके लिए यात्रा ही साध्य है, गंतव्य नहीं। भटकना ही आनंद है, ठहराव नहीं। समाज की दृष्टि में हालांकि ढणकुआ होना कोई विशेष प्रशंसनीय गुण नहीं। आम धारणा यही रहती है कि ये लोग समय नहीं बिताते बल्कि समय इनके साथ खेलता रहता है। ये चौराहों की गुमटियों के स्थायी दर्शक होते हैं, नदी किनारे बैठकर लहरों की गिनती करने वाले या खेल के मैदान में किसी कोने में बैठकर खिलाड़ियों को निहारने वाले। खुद खेल में उतरना इनके स्वभाव के प्रतिकूल है। इनकी रुचियां भी कम विलक्षण नहीं होती। जंगल की अनायास सैर, बाढ़ से उफनती नदी का जलस्तर नापना, निर्माणाधीन इमारतों को दूर से टोहना या किसी झगड़े फसाद में सुरक्षित दूरी बनाकर पूरा दृश्य देखना, ये सब इनके प्रिय कर्म हैं। सड़क दुर्घटना हो या मामूली हाथापाई, ये हर जगह मिलेंगे, जैसे जीवन के हर छोटे बड़े नाटक के मौन दर्शक हों। फेरी वालों पर निगाह रखना, राह चलते लोगों का निरीक्षण करना इनके रोज़मर्रा के शौक हैं। ये समाज के सक्रिय पात्र कम पर सतत पर्यवेक्षक अधिक होते हैं। करने से अधिक देखने में इनका विश्वास होता है। परंतु यदि थोड़ी देर ठहर कर इस प्रवृत्ति को समझा जाए तो ढणकुआ होना केवल समय की बर्बादी नहीं बल्कि जीवन को एक अलग कोण से देखने की कला भी है। ये वो लोग हैं जो बिना किसी पूर्वाग्रह के दुनिया को घटित होते हुए देखते हैं, निष्क्रिय दिखते हुए भी एक प्रकार की गहन सक्रियता में लिप्त रहते हैं। शायद इसीलिए ढणकुआ केवल एक तंज नहीं बल्कि एक सूक्ष्म सामाजिक टिप्पणी भी है उस मनुष्य पर जो कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है पर रास्तों से उसका गहरा परिचय है, जो मंजिलों का नहीं यात्राओं का आदमी है। इसी ढणकुआ का अगला पड़ाव है डबख्वा। यह मानो भटकन की पराकाष्ठा है, ढणकने का चरम रूप। डबखण का अर्थ ही है भटकना, और वह भी ऐसा भटकना जिसमें दिशा की स्मृति भी धीरे धीरे धुंधली पड़ती चली जाए। डबख्वा वह है जो भरी दोपहरी में भी नुक्कड़ के मोड़ पर
चौराहे के बीचों बीच बिना किसी प्रयोजन के खड़ा मिल जाता है, जैसे समय ने उसे वहीं रोप दिया हो। कई बार तो वो अनचाहे अनपेक्षित स्थानों पर असमय भी दिखाई दे जाता है। परिचित लोग उसे देखकर ठिठक जाते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है। ये भटकाव केवल राहों का नहीं होता, ये मन का भटकाव भी हो सकता है। जीवन की दिशा को लेकर उहापोह, असमंजस और एक अनकहा विचलन इसमें गहरे तक समाया रहता है। जहाँ ढणकुआ में एक प्रकार की सहजता और हल्की सी मस्ती थी, वहीं डबख्वा में अनिश्चितता और बेचैनी का पुट अधिक हो जाता है। डबख्वा मौसम से बेपरवाह होता है, या यूं कहें कि परवाह करने की स्थिति में नहीं रहता। धूप, शीत, वर्षा या कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। आदत से लाचार होकर वो मौसम की मार सहता चलता है। परिणामतः वह कभी कभी खींच, वितृष्णा और दया का पात्र बन जाता है। इस प्रकार ढणकुआ से डबख्वा तक की यात्रा केवल शब्दों की यात्रा नहीं, बल्कि मनुष्य की अवस्थाओं का सूक्ष्म मानचित्र है, जहाँ एक ओर निरुद्देश्य भटकन में एक तरह का रस और अवकाश है, वहीं दूसरी ओर भटकन जब दिशा शून्यता में बदल जाती है तो वह जीवन के गहरे असमंजस का रूप ले लेती है। शायद इसी में भाषा की असली ताकत छिपी है। वो न केवल हमारे व्यवहार को नाम देती है, बल्कि हमारे भीतर चल रहे अदृश्य प्रवाहों को भी पहचान लेती है। ढणकुआ और डबख्वा इसी पहचान के दो पड़ाव हैं, एक हल्की मुस्कान के साथ, दूसरा एक गहरी सोच के साथ। तीसरे शब्द के बारे में ललित मोहन रयाल लिखते हैं, रिड्वा मन की भटकन का लोक व्याकरण। गढ़वाली जीवन के शब्द संसार में रिड्वा कोई साधारण विशेषण नहीं, बल्कि मन स्थिति का चरम बिंदु है, जहां संतुलन धीरे धीरे छूटता जाता है और व्यक्ति एक अनाम सी भटकन का हिस्सा बन जाता है। यह अर्धविक्षिप्त अवस्था का एक रूप है, अर्थात वह अवस्था जहां विचारों की डोर ढीली पड़ चुकी हो और उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया हो। रिड्वा व्यक्ति का चलना फिरना भी किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं होता। उसके कदमों में दिशा नहीं, बस एक आदत होती है चलते रहने की, बिना जाने कि जाना कहाँ है। वो अक्सर गांव के उन्हीं खास ठिकानों पर दिख जाता है, चौराहे, मंदिर या किसी पुराने दरख्त के नीचे, जहां लोग आते जाते रहते हैं, पर वह किसी से जुड़ता नहीं, मानो वह भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उससे पूरी तरह अलग हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन होता है, जैसे कुछ खोज रही हो, पर क्या, ये खुद उसे भी नहीं पता। वह टहलता है, रुकता है, फिर अचानक दिशा बदल लेता है। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो उत्तर में एक अस्पष्ट सा इशारा ही मिलता है। शब्द जैसे उसके पास होते हुए भी अर्थ खो चुके हों। रिड्वा होना केवल मानसिक असंतुलन का संकेत नहीं, बल्कि उस भीतर के शोर का भी परिचायक है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये वो दशा है जहां मन अपने ही बनाए चक्रव्यूह में उलझ जाता है और शरीर उस उलझन का मौन अनुचर बनकर विशेष स्थलों के चक्कर काटता रहता है। गढ़वाली समाज में रिड्वा को लेकर एक तरह की सहज स्वीकृति भी रही है, न उपहास न पूरी सहानुभूति, बस एक चुप सी समझ। लोग उसे देखते हैं, पहचानते हैं, पर उसके भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते, शायद इसलिए कि अनियंत्रित और उद्देश्य रहित भटकाव लिए व्यक्ति की व्यथा को कोई सर मोल लेना चाहता भी नहीं। इन तीन गढ़वाली शब्दों को जिस तरह से ललित मोहन रयाल व्याख्यायित करते हैं, ये भी समझ आता है कि ये शब्द अपने आप में जो भाव समेटे हुए हैं, उनका कोई पर्यायवाची मुमकिन ही नहीं है। हिंदी के कुछ शब्द काम चलाने के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनमें ढणख्वा, डबख्वा और रिड्वा वाला मूल भाव कभी भी नहीं समा सकता। अब इन्हीं शब्दों को अगर हम उत्तराखंड राज्य और यहाँ की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में देखें, तो यही लगता है कि हमारे प्रदेश को जैसा नेतृत्व मिलता रहा, उसके चलते हमारी राजनीतिक चाल पहले ढणकुआ, फिर डबख्वा हुई और अब रिड्वा होने के कगार पर है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के जरिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, प्रणाम।